से हैं आप लोग। दिस इज अभिषेक सिन्हा। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा एकदम नया सीरीज होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जैन धर्म को खत्म किया, उससे पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ाया, उससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग लगभग हर एक चैप्टर को 2 3 4 4 घंटे का लेक्चर बना बना के वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 से दे रहे हैं। तो आप मेरे पिछले सीरीज को भी जाके देख सकते हो। तो इससे आपका प्राचीन इतिहास एक अच्छा हो जाएगा। मतलब प्राचीन इतिहास में बहुत कुछ आप ठीक ठाक समझ लोगे, एक आपका अच्छा बेस बन जाएगा। और कहावत है कि जब बेस अच्छा हो जाता है तो आने वाले दिन में अगर आप उस पर कितना भी बिल्डिंग्स खड़ा करोगे तो आपका सब कुछ अच्छे से फ्यूचर में जो भी पढ़ोगे उसके रिलेटेड सब कुछ समझ में आएगा। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है वीडियो। वीडियो देखने के बाद आपका एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में एक अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। फिर आप जाकर के एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, फिर आप जाके किसी भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ेंगे, उस चैप्टर को अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी बढ़िया बढ़िया टीचर का वीडियो सुनेंगे, आपको सब कुछ वीडियो समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए मगध का उत्कर्ष को समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। उत्तर वैदिक काल जैसे ही खत्म हो जाता है, पढ़ा रहे थे, जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है ना, फिर से वहीं पहुंचते हैं। उत्तर वैदिक काल पे पहुंच रहे हैं। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल खत्म होता है तो चेंजिंग देखने को मिलता है ना आपको समाज में। जैसे क्या चेंजिंग देखने को मिला, आप अगर वीडियो पढ़े होंगे तो आप बता ही देंगे। जैसे चेंजिंग देखने को क्या कुछ मिला, बोलिए। जैसे कि आपको देखने को मिला होगा 16 महाजनपद उभर कर आ रहे थे। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सभी पढ़ने के बाद एक चीज आपको समझ में आ जाता है कि जो 16 महाजनपद की जानकारी जो मिलती है हमको जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को पढ़ के ही मिलती है। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को अगर जैन ग्रंथ में आपको अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ में आपको सॉरी जैन ग्रंथ में आपको भगवती सूत्र पढ़ोगे, अब बौद्ध ग्रंथ में था अंगुत्तर निकाय। ये सब ग्रंथ जा करके पढ़ोगे तो आपको 16 महाजनपद की एक ठीक ठाक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो 16 महाजनपद की जैसे ही जानकारी मिलेगी तो आपको एक ठीक ठाक समझ में आने लगेगा कि ये 16 महाजनपद क्या था नहीं था। और 16 महाजनपद जो है वो उसी में से अपना अपना जो अलग अलग सीमा क्षेत्र है उसको बढ़ाते जा रहा था। लगभग 16 को अलग अलग, जैसे अभी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार से 28 राज्य हैं भारत में। ठीक है, उस वक्त क्या था बाबू, 16 गो महाजनपद था तो राज्य के तरह ही, लेकिन अभी का बिहार से सीमा और बड़ा था। पहले का अलग कहानी है। पहले का बंगाल, बिहार, इधर उड़ीसा, ये सब एक ही महाजनपद में गिनती होता था। मतलब सीमा बड़ा था। अभी बिहार तो बहुत पार्स, बिहार से झारखंड अलग हो गया है। झारखंड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिहार, ये सब जानते होगे ना। तो टूट टूट के सब अलग होते जा रहा है और नया नया राज्य बनते जा रहा है। अभी रिसेंट में तेलंगाना टूट के बना है, हैदराबाद वाला उधर जो रीजन है उधर तेलंगाना एक नया राज्य बना है ना। गोवा भी बना है बहुत बाद में जाकर के, गोया गोवा एक नया राज्य बन गया है। तो इस प्रकार से नया नया राज्य अभी बनते जा रहा है। लेकिन उस वक्त का कहानी कुछ अलग है। उस वक्त बाबू 16 महाजनपद हुआ करता था और 16 को बड़ा बड़ा राज्य भारत में था। और ये 16 महाजनपद था, मतलब सब में एकागो राजा होते थे जो जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते थे। वो राजा आपस में लड़ाई करते थे और जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो जब राजा जीत जाते थे तो पार्टिकुलर जगह का राजा, जैसे मान लीजिए कि हम मगध का राजा हैं, सपोज डेट मैं अभिषेक कुमार मगध का राजा हूँ। और हम कैसे मगध को छोड़ेंगे, तो कोई राहुल नाम का लड़का आता है और हमको हरा देता है, अपना सेना दम खन बल लेकर के आता है और हम मगध पे राज शासन कर रहे होते हैं। तो हमको वो तलवार से मार पीट के भगा देता है, तो फिर हम हार गए। अब वो मगध किसका हो जाता है, राहुल का हो जाता है। कोई कह लो कि भाई कोई अभिनव नाम का लड़का आता है, वो राहुल को मार के भगा देता है मगध से, तो अभिनव का हो जाता है साम्राज्य, है ना। इस प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस उस वक्त चलता था। ये डेमोक्रेसी नहीं था, ऐसा नहीं कि वन वोट वन वैल्यू, जनता के द्वारा वोटिंग किया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था बाबू उस वक्त। उस वक्त हमारे भारत में राजा लोग शासन करते थे, राजतंत्र था। ठीक है, प्रजातंत्र नहीं था। अभी का है प्रजातंत्र, क्योंकि प्रजा ही शासन करवा रही है।
किसी को भी प्रजा चाहेगी तो राजा बना सकती है, वोट नहीं देगी तो वो कुर्सी छोड़ देगा। जैसे अभी लालू यादव है, नीतीश कुमार है, ये सबको अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सब तुरंत उतना बड़ा पद से कुछ नहीं हो जाएगा, फिर आम आदमी बन जाएगा, है ना? जैसे कि नरेंद्र मोदी, ये सबको कौन उतना दूर पहुँचा दिया? जनता ही पहुँचाया है ना। नरेंद्र मोदी का अगर इतिहास पढ़ोगे जा करके तो वो लोगों को इतना पैसा था ही नहीं कि वो भाई प्रधानमंत्री बनते। वो सब ना मतलब बहुत स्ट्रगल करें अपने जीवन में और जनता लोगों का दिल जीते हैं। पहले जनता उसको एमएलए फिर एमपी जो पोस्ट उनको मिलते गया वो जनता के लिए काम किए। जनता खुश होकर के एक दिन चीफ मिनिस्टर भी उनको मौका मिल गया गुजरात का बनने का। फिर अच्छा काम किए गुजरात के लिए तो वो देश का आज बाज़ारिए आज़म है, प्रधानमंत्री है ना? तो समझ लो कि इस प्रकार से जनता ही चुन के आज की डेट में बना रही है। लेकिन 16 महाजनपद के समय में ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 16 महाजनपद का अपना सीमा क्षेत्र सब फिक्स था, सबको अपना अपना सीमा क्षेत्र था और सीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते थे सब राजा। चाहता था मेरा बिहार जो है ना उसमें उत्तर प्रदेश में मिल जाए, इसके लिए मारो उत्तर प्रदेश वाला को पकड़ के। फिर जब उत्तर प्रदेश मिल जाता था तो सोचता था ना मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वो भी मिल जाए हमारे बिहार में ही, तो मारो मध्य प्रदेश को पकड़ के, मध्य प्रदेश के राजा को। इस प्रकार से हमारा सीमा क्षेत्र फैलते जाता था। इसी के लालच में कभी लड़ाई जीतते थे, कभी हारते थे और आपस में राजा लोग लड़ाई करते ही रहते थे। एक बात याद रखिएगा, उस वक्त का दौर बहुत खराब था क्योंकि लड़ाई करके जगह को जीतना आपको समझ में आता है फ्रेंड्स कि जब लड़ाई करोगे तो कितना खून बहेगा, कितना जब खून बहेगा तो कितना माँ बहन सब असहाय हो जाएगी। एक बेटा घर में कमाता है तो सब लोग खाता है ना? ऐसा पहले के ज़माना में तो और था। आज की डेट में ना हो गया है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ऐसा नहीं था पहले। पहले बेटी भी कंप्लीट रूप से लड़का पे डिपेंड रहती थी। जब कुमार रहती थी तो वो अपने पिता पे डिपेंड रहती थी, अपने भाई पे डिपेंड रहती थी। भाई अगर सैनिक में है तो कुछ पैसा कमा के लाता था, जिससे कि बहन, माँ सबका खाना-पीना एक ठीक-ठाक भोजन-भात घर में चलता था। समझ रहे हो ना? लेकिन जब वो सैनिक मर जाता था तो राजा खुद उतना मतलब लोगों को सब्सिडी या फिर कह लो कि जुर्माना नहीं देता था। मरने के बाद भी वो घर कंप्लीट रूप से तहस-नहस हो जाता था। तो इतना ज़्यादा लड़ाई होता था तो दोनों तरफ से सैनिक मरता था। कभी मगध वाले का सैनिक जीतता था तो मगध वाले से भी कुछ मर जाते थे। कभी कह लो कि भाई और भी जो अन्य महाजनपद हैं आपस में ही लड़ाई कर लेते थे। तो इस प्रकार से सैनिक तो मरता ही था आपस में। जब आपस में सभी महाजनपद पांचाल, कुरु जो भी हैं आपस में लड़ते ही रहते थे। ये सब लड़-लड़ के ना मतलब सैनिक मरता था तो राजा को इफ़ेक्ट, राजा को बस ज़मीन उ लार ला राजा का लार इसलिए टपकता था, बस उसको जगह के पीछे दिमाग रहता था कि भाई मेरा खगड़िया वाला जो क्षेत्र है कैसे मेरे में बेगूसराय आ जाए। अब बेगूसराय जीत लिया तो सोचता था कैसे मेरे में पूरा पटना वाला क्षेत्र आ जाए। बस राजा का लार इसी में टपकते रहता था कि भाई उसको क्या जीतना है? क्षेत्र जीतना है। कभी वो अपने सैनिक का फैमिली के लिए कभी दया दिखाया है कि हम लड़वा रहे हैं, आपस में दोनों लोग भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और कितना सैनिक का फैमिली बर्बाद हो रहा है। ज़्यादा लड़ाई करेंगे जगह जीतने के लिए, ज़्यादा खून खराबा होगा और सैनिक का पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता था। सब भीख माँगने लगते थे रोड पे आकर के, क्या ही करेंगे? जिसके पास ज़मीन होता था तो बूढ़ा बाप को मजबूरी बस खेत में जाके खेती करना पड़ता था। तो समझो कि क्या संघर्षपूर्ण समय रहा होगा जब 2 राजा आपस में लड़ाई करवाते होंगे आपस में। राजा-राजा को क्या फ़र्क पड़ता था? जान तो सैनिक का जाता था, है ना? तो बस समझ लो कि महाजनपद में यही सब होते रहता था, उस वक़्त आपस में राजा लोग लड़ते ही रहते थे। सभी महाजनपद जो चाहते थे कि उनका साम्राज्य जो है बहुत बड़ा हो जाए, इसके लिए लड़ते थे। आपस में सब लोग यही काम करते ही रहते थे और 16 महाजनपद में कुछ 2-3 सबसे आगे बढ़ के आते हैं। 2-3 महाजनपद ऐसे हैं जो काफ़ी आगे बढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं है बाबू कि 16 का 16 महाजनपद चमक गया, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 महाजनपद आगे आएँगे। कॉम्पिटिशन का तैयारी आप करते हो तो जितना लोग तैयारी कर रहे हैं सब थोड़े सेलेक्ट हो जाएँगे। उनमें से जो 200, 250, 300 बच्चे हैं वही बीपीएससी निकाल पाएँगे। कुछ 10 लाख 15 लाख में 1000 बच्चे आईएएस निकाल पाएँगे। सब तो लड़ेंगे ना आपस में, तो निकाल तो पाएँगे कुछ ही ना। तो ये जो 16 महाजनपद है बाबू, ये सब भी आपस में लड़ रहे थे। उनमें से कुछ 2-3 ही सबसे आगे बढ़ के आ पाते हैं और अपना सीमा क्षेत्र को थोड़ा-सा बढ़ाते हैं और अपना नाम काफ़ी
ऊँचा कर लेते हैं भारतीय साम्राज्य के अंदर में, ठीक है? भारत का जो अखंड भारत था उस वक़्त भारत का सीमा क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये सब जो जीत के आते हैं तो एक अलग लेवल का प्रचंड लहराते हैं कि देखो भाई मेरा नाम क्या भारत के इतिहास में छप गया। आज इन 16 महाजनपद में सबसे टॉप पे जानते हो कौन रहता है? हमारा पटना वाला क्षेत्र मगध महाजनपद सबसे टॉप पे रहता है। मगध महाजनपद का नाम सबसे टॉप पे रहता है और जितना भी 16 महाजनपद है सब मगध को एक अलग इज्जत के नज़र से देखती है। मगध से सभी महाजनपद खौफ खाते हैं। भाई सबसे भिड़ जाएँगे, लड़ जाएँगे लेकिन मगध से जीतना बहुत मुश्किल है। तो सोचो कि आप बिहार के धरती से रहते हो और आज के डेट में आप अपने आप को पिछड़ा समझते हो। थोड़ा देर के लिए फ्रेंड्स आप सोच लो कि आप वही पावन भूमि से बिलॉन्ग करते हो जो एक वक़्त हमारा बिहार मगध महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। मगध महाजनपद क्षेत्र समझ रहे हो? उस वक़्त का पूरा भारत का गुरु हुआ करता था। मतलब इशारा से नचाता था, काहे मुंबई पड़तर करेगा, काहे ला ये हैदराबाद आई ये दिल्ली, ये सब बच्चा था ये मगध के सामने समझ लो। आज ये हैदराबाद, सूरत, दिल्ली, ये बम्बई ये सब बिज़नेस कर के बहुत आगे बढ़ गया है और हम बिहारी कॉम्पिटिशन का तैयारी कर के ज़मीन में घुस गए हैं। थोड़ा देर के लिए सोचो कि हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा मगध महाजनपद था, वो उस वक़्त सबसे आगे था। अब आपको लगेगा सर उस वक़्त कैसे आगे था? तो उस वक़्त भी हमारा मगध महाजनपद से खूब व्यापार होता था। आप बोलोगे कैसे? तो लकड़ी-वकड़ी खूब जंगल से काट कर के खूब एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत के भी अलग-अलग क्षेत्र में इवेन कुछ लकड़ियाँ को विदेश में भी भेजा जाता था और प्रोडक्ट बना-बना के भी बेचा जाता था। मगध वाले क्षेत्र से हाथी-वाथी खूब निकलते थे जंगल से, तो हाथी-वाथी का भी खूब व्यापार होता था। तो लोग राजा जो थे वो ऐसे पैसा वाले नहीं बने बाबू, पैसा बना तभी उनका दबदबा पूरे भारत पे हो गया। पैसा है तो सैनिक है तो दबदबा है। अभी हम बहुत नॉर्मल लड़का हैं, अभी मेरे पास 50-60 करोड़ आ जाए, देखिए पूरा खगड़िया का जितना भी चिटपुटिया जो भी लड़का है नॉर्मल रोड पे घूमते रहता है, मारपीट करता है, उस सबको हम अपने उँगली पे नचा सकते हैं। कैसे पता है? क्योंकि सबसे बड़ा ताकत किसमें होता है? पैसा में होता है। बस पैसा खर्च करने लगे ना सबके बीच में, बोलेंगे चलो भाई हमारे काफ़िले में सबको एक-एक गाड़ी देते हैं। सबको खिलाएँगे-पिलाएँगे एकदम पूरा, तो सब लड़का मेरे आगे-पीछे करने लगेगा और आने वाले दिन में हम खगड़िया का सबसे मजबूत मतलब मतलब सबसे मजबूत पावरफुल में से एक हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1000-2000 लड़का 24/7 मौजूद है और जिसके पास लड़का है, दबंगई है, वही सबसे मजबूत होता है इस समाज में और नेता भी हम बन सकते हैं अगर पैसा है तो। तो समझिए कि सबका जड़ तो बाबू पैसे होता है ना? तो मगध महाजनपद यदि इतना आगे बढ़ा है, उस वक़्त हमारा पावन धरती जो बिहार का इतना आगे बढ़ गया था, उसके पीछे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा जो राजा लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य सब थे, बिंबिसार सब थे बिहार में, मगध वाले क्षेत्र में, वो सब बहुत ज़्यादा व्यापार बिज़नेस करते थे। ये चीज़ आप जाके इतिहास पलट लो, आपको समझ में आ जाएगा। बिना व्यापार किए उस वक़्त बिहार इतना आगे नहीं था। धीरे-धीरे करके हमारा बिहार का व्यापार बिल्कुल घट गया और आज हमारे बिहारी बच्चे सब सरकारी नौकरी का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं और अपने जवानी को जला करके पूरा का पूरा एज खत्म कर देते हैं। हम हमेशा से अपने विद्यार्थी को कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ने में कोई मना नहीं है। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब सीखो, अच्छे से आगे बढ़ो। लेकिन 1 प्रयास, 2 प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रयास, उसके बाद तुम अपना जवानी को मत जलाओ। तुम कोई बिज़नेस, धंधा, व्यापार में घुस जाओ, खूब मेहनत उसी फ़ील्ड में करो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप उस फ़ील्ड में बहुत आगे बढ़ जाओगे। बिज़नेस व्यापार एक ऐसा चीज़ है, अगर आप करोगे तो फ़ायदा सबका होगा। एक बिज़नेस करोगे तो उसमें एक अपने अंदर आदमी भी रखोगे, उसको रोज़गार मिला और फिर फ़ायदा सबका होगा, पूरा समाज का फ़ायदा होता है। समाज के साथ-साथ आपका राष्ट्र का भी फ़ायदा होता है। जिस मुल्क में रहते हो, उस मुल्क का भी फ़ायदा होता है। तो अपना क्षमता नापो कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं तो पूरा दम लगा दो। आईएएस बन सकते हैं तो पूरा दम लगा दो। 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, उससे ज़्यादा क्यों करके जवानी जला रहे हो भाई? 3-3 साल में लड़का आईएएस नहीं बनेगा, ये भी हँसने की बात है। अगर अच्छे से पढ़ लेगा तो उसको हो जाएगा। जो जिसका नहीं होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कमी रहती है, ये चीज़ याद रखना। कुछ ना कुछ वो रेस में बना रहता है, वो कहीं नहीं खिंचाता है, ना बीपीएससी में खिंचाता है, ना जेपीएससी में, ना उत्तर प्रदेश वाले में, ना यूपीएससी में, ना कोई दरोगा का पेपर निकाल पाता। उस लड़का में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रहती है, ये चीज़ याद रखना तुम। ये चीज़ हम कह रहे हैं, हम एक टीचर होके बोल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहता है कोई ना कोई सब्जेक्ट में, इसलिए वो कहीं नहीं खिंचा पाता है। समझ रहे हो? तो कहते हैं कि कॉम्पिटिशन का तैयारी करके जवानी जला रहे हैं। जवानी मत जलाओ, अगर तुमसे निकल रहा है तो 3 साल 4 साल लेकर के कोई एक पेपर को फोड़ दो,
अच्छे से मेहनत करके। और नहीं फूट रहा है तो भाई उस फील्ड से निकलो ना, काहे बाप माई का पैसा को बर्बाद कर रहे हो, है ना। हमारे बिहार को आगे बढ़ाओ, क्या कर रहे हो, आज हमारा बिहार इतना पीछे हो गया है। यही कंपटीशन का तैयारी करते करते बिहार को और नर्क में डुबा रहे हो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, मेहनत करो, शिक्षा ग्रहण करो, और ये शिक्षा को ना कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए, ये सब सोचने में दिमाग लगाओ। कैसे पैसा को दुगना तिगना, क्या करें क्या करें, दो चार दोस्त मिलके कोई धंधा स्टार्ट करें। अब आप बोलोगे सर धंधा करने के लिए पैसा चाहिए। अरे भाई तुमको, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। धंधा करने के लिए कौन सा पैसा चाहिए। आपके घर में मोबाइल है, हमको लगता है कि 40-50 हज़ार का तो दो चार सेट, अगर आपके घर में मम्मी के पास पापा के पास स्मार्टफोन, आपके पास 50 हज़ार का तो आपके घर में सिर्फ फोन है। और बिजनेस करने के लिए आपको 10 हज़ार रुपया नहीं निकल रहा है, जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, इससे अच्छा। समझ रहे हो ना, बिजनेस करने के लिए आपको 10 हज़ार रुपया नहीं निकल रहा है। आज हमारे मगध महाजन, जो मगध वाले क्षेत्र इतना आगे हुआ करता था, ऐसे नहीं व्यापार करके बढ़ा है। इतिहास गवाह है, इतिहास को पढ़ लो जा करके। कोई राजा दबंगई नहीं, पहले उसका, पहले आर्थिक मजबूत तब राजा मजबूत, यही नीति है। आज आपका नीतीश कुमार तभी मजबूत होगा जब आप आर्थिक रूप से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा टैक्स देने लगोगे, तब आपका नीतीश कुमार मजबूत होगा। थोड़ा सा जमीनी रूप से जुड़ो, ऐसे नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके पास जितना चादर रहेगा उतने ना फैलाएगा। जितना नीतीश कुमार के पास पैसा रहेगा उतने ना हमारे बिहार को डेवलप करेगा। तो बिहार को कैसे डेवलप किया जाएगा, आप पैसा कमाओ, आप रोजगार करो, आप बिजनेस करो। सिर्फ कंपटीशन का तैयारी का गेट खटखटाने से फायदा नहीं है। एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा चार प्रयास, फिर हाथ जोड़ लो। हम अपने बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो 10-10 साल नहीं, 15-15 साल तैयारी करते हैं, एक रिजल्ट हाथ नहीं लगता है। और वो पता नहीं भाई क्या करते रहते हैं, मतलब फिर रोते हैं धोते हैं, क्या तमाशा करते हैं वो सब समाज में, हमको समझ नहीं आता है। जो कोई भी सरकारी नौकरी में कोई बच्चा 21 साल का भी आईएएस भर रखा है, कोई ओबीसी वाला है वो 35 साल का है वो भी आईएएस भर रखा है। भाई क्या हो रहा है, आपने मतलब शुरू से ही वैसा नहीं पढ़ाई किया, तब ना आपको 35 वर्ष लग रहा है आईएएस निकालने में। और क्या आपका सपना है जिससे हमारा देश ही डूब रहा है मिट्टी में, वैसा सपना को छोड़ दो। एक आदमी, सिर्फ आपका सपना पूरा होने के लिए हमारा देश का एक युवा कंप्लीट रूप से पढ़ रहा है। पढ़ना कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। पढ़ो लिखो, 2 साल 3 साल बहुत हो गया, सब चीज़ पढ़ जाओगे, सब कुछ पढ़ जाओगे। और हो सके तो हमारे बिहार को आप क्या करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है। तभी हमारा फिर से वही मगध महाजनपद की तरह हमारा बिहार, ये गुजराती के सामने, ये महाराष्ट्रिया के सामने, ये जो हैदराबाद सब, दिल्ली सब इतना आगे है, वो सब के सामने में हमारा बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक ना, एक अलग बिहार का रूप दिखेगा। चलिए, आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कैसे मगध साम्राज्य सबसे बड़ा महाजनपद बनकर उभरा। चलिए हम आपको पूरा खोल के बताते हैं, तोड़ के बताते हैं कि आखिर मगध साम्राज्य सबसे बड़ा महाजनपद कैसे बनकर उभरा। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र जैसे महान ग्रंथ को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसमें 16 महाजनपद के बारे में पूरा का पूरा डिटेल रूप में चर्चा दिया गया है। पूरा का पूरा एकदम कह लो कि एकदम भीतर घुस के बताया गया है ये मगध महाजनपद के बारे में। और भी जो अन्य महाजनपद है, 16 महाजनपद है, सबके बारे में एकदम डिटेल में चर्चा किया गया है। ये सबकी जानकारी एकदम खोल खोल के मिलती है। जो मगध साम्राज्य की संस्थापक, मतलब कह लो कि जो मगध वाला जो क्षेत्र है, उसका संस्थापक की यदि बात करें तो वो बृहद्रथ थे। क्या नाम था बाबू, बृहद्रथ। बृहद्रथ का इतिहास पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग है। और वो बृहद्रथ, इन्होंने मगध साम्राज्य को स्थापना किया, मगध साम्राज्य को स्टार्ट किया, मगध को बनाया। यही सबसे पहले फीता काट के मगध का राजा बना। समझ रहे हो ना। आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थिति के ही कारण मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे टॉप पे था। आई कैन रिपीट, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। आर्थिक का मतलब क्या, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली। राजनीतिक का मतलब पॉलिटिकली, भौगोलिक का मतलब जियोग्राफिकली। ये तीनों दृष्टिकोण से हमारा जो मगध वाला क्षेत्र था वो सबसे मजबूत था। आर्थिक भी बहुत आगे था मगध, राजनीति, इसका नेता भी अच्छा था, मतलब मगध वाले क्षेत्र में राजा भी बड़ा अच्छे थे। और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खूब उन्नत में था। मतलब यहाँ संसाधन की कोई कमी ही नहीं थी। भौगोलिक परिस्थिति के कारण मगध साम्राज्य 16 महाजनपद में सबसे टॉप पे रैंक लाया, सबसे टॉप पे मगध सिक्योर करा, सबसे टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक, जो भी 16 महाजनपद थे उनमें। और मगध साम्राज्य जो है वो नदी
से पूरा घिरा हुआ है, चारों तरफ नदी ही नदी है। कृषि बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि चारों तरफ नदी था तो पानी की कमी नहीं थी और पानी को आराम से नदी से खींच करके खेत में पटाया जाता था। इतना कृषि होती थी ना मगध में, अच्छा उस वक़्त इतना बढ़िया कृषि होती थी, खेती होती थी। उस टाइम में मगध साम्राज्य जब स्टार्टिंग हुआ था तभी का बात कर रहे हैं बाबू। इतना बढ़िया खेती होती थी, इतना बढ़िया कृषि होती थी कि मगध साम्राज्य खा पी करके भी, मतलब ये मगध के लोग खाना-पीना खा करके भी बहुत सारे जो अनाज बच जाते थे ना, जो अधिशेष अनाज होते थे, जो बहुत सारे अनाज बच जाते थे, ये बचे हुए अनाज को दूसरे साम्राज्य में बेच दिया जाता था और बेच-बेच कर मोटा-मोटा रकम को कमाया जाता था। नहीं समझा? भाई समझो, बड़ा आसान बात बोल रहे हैं कि मगध साम्राज्य में इतना ज़्यादा अनाज होता था ना कि वो अनाज को खा पी करके पचा भी लेता था और जो बचा हुआ अनाज है जिसे अधिशेष अनाज कहते हैं, उसे दूसरे साम्राज्य में जाकर के बेच देता था और मोटा-मोटा रकम कमाता था और वो बोरा का बोरा बेच के लाता था दूसरे महाजनपद से और खूब पैसा का मोटा-मोटा गड्डी होता था तो सरकार को भी खूब दबा के टैक्स देता था। सोचो, खाया पिया और बेच भी लिया, कितना बड़ा बात है ना? मानो मेरे घर में बहुत सारा खेत है और हमारे खेत में चावल, दाल, सब्जी, गेहूँ, चावल, चना सब हो जाता है। हमारे पापा को कभी भी राशन खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मेरे पापा-मम्मी खाने-पीने में ज़ीरो रुपया खर्च कर रहे हैं ना, सब तो खेत से आ रहा है। अच्छा, खाना-पीना हम लोग बड़ा अच्छे से खा लिए, सब्जी से लेके साग, गेहूँ, चावल, दाल सब आ गया मेरे घर में। तो खरीदे नहीं दुकान में जा-जा के, जो किराना दुकान में जा-जा के हम कंपनी का चावल, कंपनी का गेहूँ में पैसा गलाते, वो तो पैसा बच गया। अब पैसा तो बचा, ये तो पैसा अलगे सेव हुआ, हटा दो। दूसरा कि इतना अनाज मेरे घर में, इतना सब्जी, इतना साग और फिर इतना दालें हुई कि मेरे पापा और हम सब मिलके वो खा नहीं पाए। तो हम क्या करिए कि उसको बाज़ार में भी जाके बेच दिए। तो जब बेचे तो उससे भी बहुत सारा पैसा हो गया। तो वो पैसा भी बच गया और जो हम सामान खरीद के खाते उसका भी पैसा बच गया। मतलब हमारे घर में पैसा ही पैसा होगा, तो हमारे घर में फ्रिज खरीदाएगा, कलर टीवी खरीदाएगा, गोदरेज, पलंग, टाइल्स, 3-4 मंजिला बिल्डिंग, खूब बढ़िया फॉर्च्यूनर, सब कुछ हो जाएगा। समझो, पैसा है तब ना सब कुछ हो रहा है, पैसे नहीं रहेगा तो क्या होगा? आखिर मेरे पास इतना खेत है तब ना खरीद के खा रहे हैं, हम अपना घर वाला ही सामान खा रहे हैं और खेती करते हैं और बहुत सारा चीज़ को हम बेच के खूब पैसा कमा लेते हैं। तो उससे हम अपना डेवलपमेंट करेंगे ना, वही काम हमारा मगध कर रहा था, खूब पैसा इसको था। ये खाता-पीता भी था और जो अधिशेष बच जाता था, खूब अनाज बच भी जाता था कि 1000 क्विंटल टन तो गेहूँ भी प्रोड्यूस कर देता था, इतना बच जाता था। तो उसको बेच-बेच के खूब पैसा भी कमा लेता था और जब पैसा कमाता था, तो पीछे राजा कमर पे हाथ दे के खड़ा रहता था टैक्स को बटोरने के लिए किसान से। तो राजा खूब टैक्स कमाते थे, ठीक ना? एक चीज़ याद रखना बाबू कि खेती बड़ा अच्छा होने लगा, खूब मोटा-मोटा रकम हमारे मगध वाले कमाने लगे और उस वक़्त तक जो उत्तर वैदिक का काल था, उस वक़्त तक एक चीज़ आ गया था, लोहे का खोज हो चुका था। अब लोहा का खोज हो चुका था तो समझ लो कि खूब लोहा का औजार-तौजार, छेनी, खुरपी, कुदार, कचिया सब कुछ बन गया खेती करने के लिए और खेती में खूब मन लगने लगा लोगों को, मतलब लोग ग्रोथ करने लगे। मतलब खेती में लोहा का बहुत उपयोग होता है। आप बोलोगे सर तांबा तो पहले आया, सर तांबा-वांबा से क्यों नहीं, क्यों तांबा मेटल नहीं है सर, उसका औजार नहीं बन सकता है? चांदी-वांदी तो पहले आ गया था सर, सोना-वोना से औजार नहीं बन सकता है? सोने का बना देता कचिया। अरे बाबू, सब बहुत महँगा होता है, उसका कचिया कैसे बना देगा? तांबा ₹1 का, या किसान को खाने का उपाय नहीं है, वो कचिया बनाएगा तांबा का, वाह! अजीब बात करते हो तुम भी भाई साहब। लोहा सस्ता होता है बाबू। उस वक़्त ना कुछ कुछ पैसे जो होते थे, 100 पैसा में कुछ 2 पैसे, 1 पैसे रुपए किलो, उससे भी कम कह लो, इतना सस्ता होता था लोहा। सब किसान मज़दूर लोहा का एकदम खुरपी, छेनी खरीद करके खूब गाछ-वृक्ष काट के खूब पैसा कमा सकता था। जंगल को काट-काट के लकड़ी बेच के खूब पैसा कमाता था यहाँ का जनता लोग। और जब पैसा जनता अमीर हो रहा है, तो वो पैसा टैक्स के रूप में किसको देगा? राजा को देगा, तो राजा भी अमीर होगा। समझ में आ रहा है? तो लोहा का खोज क्या किया? औजार बनाने का काम किया लोहा। एक पर एक टूल्स बनाया और वो टूल से खेती में खूब मदद मिला और खेती अच्छा होने लगा। और दूसरा फ़ायदा, जंगल-वंगल को काट के खेत बनाने लगा, तो खेती का ज़मीन भी बढ़ने लगा और जब बड़ा हमारा खेत का फ़ील्ड होगा, तो स्वाभाविक है कि अनाज पूरा होगा।
पहले हमको 1 कट्ठा खेत था तो 1 बोरा अनाज होता था। हम जंगल काट करके 5 कट्ठा खेत बना लिए, अब हमको 5 बोरा अनाज होगा। लोहा का खोज हो गया, अब हमें 50 बीघा खेत को जंगल को काट दिए, अब पूरा 50 बीघा खेत हमको हो गया। इसका मतलब हमको अब कम से कम 500 बोरा अनाज होगा। तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? 50 बीघा खेत को पूरा जंगल को काट दिए तो 500 बीघा खेत में बदल दिए हम। मतलब 500 बीघा जंगल को काट दिए तो 500 बीघा खेती खेत का जमीन हम बना लिए। अब हम उसमें जब खेती करेंगे तो समझो कि कितना ज्यादा कमाएंगे। पहले एक एक कट्ठा था तो हम गरीब थे, अब 500 बीघा है तो बाबू हम अमीर नहीं होंगे तो गरीब हो जाएंगे। तुम खुद सोचो। अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो कि लोहा का खोज कितना बड़ा हमारे ये मगध वाले क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला दिया। ठीक है? कृषि में खूब फायदा हुआ, मतलब कृषि खूब आगे बढ़ने लगा, काफी तेजी से ग्रोथ आने लगा कृषि में। और मगध साम्राज्य इस प्रकार रिच बनता ही चला गया, दिन प्रतिदिन मगध साम्राज्य आगे ही बढ़ता चला गया। मगध इतना स्पीड से बाबू आगे बढ़ने लगा ना, पीछे मुड़ के मगध किसी को नहीं देखा। सभी महाजनपद को रपेट के धर दिया और सभी महाजनपद इससे पीछे हो गए। पहले मगध इतना अमीर नहीं था, लेकिन अचानक से लोहा का जैसे ही खोज हो गया कि मगध एकदम अपना बिजनेस, व्यापार, धंधा, खेती ये सब में खूब मन लगाने लगा और मगध बहुत आगे चला गया। बहुत आगे चला गया। पैसा से, पॉलिटिकल पावर से, ज्योग्राफिकल एरिया से, हर तरह से मगध संपूर्ण क्षेत्र में से एक था। यही सबसे बड़ा रीजन बिहाइंड है कि मगध सबसे बड़ा साम्राज्य में से, महाजनपद में से एक बन गया। समझ में आ रहा है? मगध के पास इतना ज्यादा इनकम होने लगा, इतना ज्यादा इनकम होने लगा भाई साहब, कि भाई एक मजबूत व्यवस्था बनाने में सफल हो गया मगध। एक मजबूत राज्य व्यवस्था बना दिया। इतना ज्यादा उसके पास पैसा हो गया मगध के पास। हम बोले ना, सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, पैसा। पैसा आया, सब प्रॉब्लम खत्म। ठीक है? मगध साम्राज्य का, जो भी मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का अगर आप आर्थिक व्यवस्था को अच्छे से डिटेल्स में जाके पढ़ोगे तो कुछ इस प्रकार का आर्थिक व्यवस्था था। इतना अच्छा आर्थिक व्यवस्था था ना कि लगा था पैसा का नदी बह रहा है ये मगध वाले क्षेत्र में, हर तरफ से पैसा आता था। ठीक है? और इसकी राजनीतिक व्यवस्था भी अन्य महाजनपद की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ के राजा बहुत ज़्यादा, मतलब वो जनता लोगों को तंग नहीं करते थे, लालची टाइप के नहीं थे। सब कुछ नियम कानून के दायरे पे चलता था। और यहाँ का जनता राजा से भी क्या रहती थी बाबू, बहुत खुश रहती थी। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है मगध के बारे में? कि मगध साम्राज्य में जितने भी वंश आए, जितना भी राजा लोग शासन किया अलग अलग वंश के रूप में आके, उसमें लगभग सभी वंश एक ना एक महत्वपूर्ण, जितना भी वंश था ना बाबू, जितना भी मगध साम्राज्य में वंश था, वो सभी वंश में एक ना एक महत्वपूर्ण राजा निकल के ही आया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वंश में कोई ऐसा नाम आया ही नहीं जो ये पूरे मगध को जाना, मतलब मगध का नाम आगे बढ़ाया है। जितना भी वंश आया, सब अब बोलोगे सर कौन कौन वंश आया, तो भाई हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया। जितना भी वंश हमारे मगध वाले क्षेत्र पे आया ना बाबू राज करने के लिए, ये सभी वंश में एक ना एक सूर, महान, प्रतापी, तेजस्वी राजा, शक्तिशाली राजा निकल के आए। हर एक वंश में कम से कम एक राजा तो निकल के आए, सूर, महान, तेजस्वी, प्रतापी, ईमानदार, हर क्षेत्र में अव्वल, हर क्षेत्र में गुणवान, वो राजा निकल के आए हर एक वंश से। चाहे वो हर्यक वंश हो, वो भी हमारे मगध वाले क्षेत्र में विकसित हुआ। चाहे वो हमारे शिशुनाग वंश हो, ये भी हमारे मगध मगध क्षेत्र में पनपा। चाहे नंद वंश हो, वो भी हमारे मगध क्षेत्र से बिलोंग किया। चाहे मौर्य वंश हो, वो भी हमारे मगध क्षेत्र से बिलोंग किया। तो जितने भी राजा निकल के आए ये अलग अलग वंश से, सब में कुछ ना कुछ एक अलग लेवल का गुण था और सब अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजा उभरे। मतलब हर एक वंश में एक एक महत्वपूर्ण राजा निकल के आए, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तो मौर्य में 2-3 तो एकदम महान राजा देखने को मिला है। ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मेरा वीडियो? नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हालांकि हम पढ़ाते कुछ आगे पीछे देख के ही कि आपको डाउट बचे ही नहीं। और हमारे पढ़ाने के बाद आपको डाउट बच जाता है तो हमारा पढ़ाना क्या ही सफल होगा? ये सफल नहीं हुआ। ठीक है? तब हम एक अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। आ रहा है आपको अच्छे समझ में?
और मगध के सीमा वाला जो क्षेत्र है उसको ना काफी बढ़ाने लगा। मतलब भाई पैसा क्या ना करा दे, पैसा से सब कुछ वो, मतलब पैसा तो था ही मगध में, और हर एक वंश जितना भी था सब में एक पर एक महान राजा निकल के आ रहे थे। तो वो राजा अपने सीमा वाला क्षेत्र को बढ़ाने में भी काम करते थे। देश ये महाजन पद को, जो मगध महाजन पद है उसको चलाने का भी काम करते थे। टैक्स असूलते थे नियमित रूप से, टैक्स असूल के अपना शक्ति बढ़ाते थे आर्थिक रूप से, और पूरा साम्राज्य के कल्याण में पैसा को खर्च करते थे। राजा ईमानदार भी थे। ठीक है। और एक पर एक शक्तिशाली राजा निकल के आए इस मगध महाजनपद से। ठीक है। और यही वह ठोस कारण था कि मगध साम्राज्य का जो स्थान है वह उस वक्त के इतिहास में सबसे टॉप था। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास का अगर डिटेल से पढ़ाई करोगे तो मगध महाजनपद जो है वह सबसे टॉप पे रहा है। सबसे टॉप। टॉप का मतलब समझ में आ रहा है? टॉप। मेरा बेटा क्या करता है? टॉप करता है, क्लास में फर्स्ट रैंक लाता है, सबसे ऊंचा। ठीक है। आईएस टीना डाबी टॉप की 2015 में सबसे उच्च श्रेणी की, मतलब सबसे प्रथम रैंक लाई। टॉप का मतलब समझ रहे हो ना? वही हमारा मगध था, वो क्या करता था? टॉप करता था 16 महाजनपद में नंबर 1। हमारा मगध एक के बात बोलता था, मेरा एक ही काम है, या तो द नंबर 1 रहना है या तो द ओनली 1 रहना है। या तो नंबर 1 बनना है या तो ओनली 1 बनना है, दूसरा चीज हमको आता ही नहीं है, मैं वो कभी बनूंगा ही नहीं। लेकिन हमारे आज के डेट में जो चौपट बिहार के युवा हैं वो बिहार को नीचे से टॉप करा दिए हैं, है ना? आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे लालू यादव जैसे नेता बिहार से आए हैं, वो नीचे से टॉप करा दिए हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। आज ज्योग्राफिकल एरिया का तो बातें खत्म कर दो। झारखंड हमारा हीरा मोती सब कुछ था हमारे बिहार के लिए, झारखंड भी हाथ से निकल गया। झारखंड में कोल माइंस था, वो भी हाथ से निकल गया। यू नो व्हाट, झारखंड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिहार। एक समय ऐसा होता था झारखंड बिहार में ही पड़ता था, उसमें कोल माइंस था जो कि हमारे बिहार के लिए हीरा साबित होता था। वो भी लेके नेताजी चल दिए, है ना? अलग करवा दिए भारत को, मतलब बिहार को दो टुकड़ों में बंटवा दिए। तो समझ लो कि हमारे बिहार के साथ कितना नाइंसाफी हुआ। एक तो हमारा नेता चौपट लूटने में पड़ा हुआ है ना? चारा घोटाला, फलना चिलना, पता नहीं जाने क्या क्या कर रहा है कुर्सी पर बैठ के, हमको नहीं पता। कभी बीजेपी वाले आके लूटते हैं, कभी आरजेडी लूटते हैं, कभी सब तो लूटने में लगे हुए हैं भाई साहब। यहाँ का जनता भी तो लूट रही है, बिहार को इनडायरेक्ट रूप से लूट रही है। बिहार को लूटने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं लूटा जाता है कुर्सी पर बैठ के, युवा अपना समय को लूट रही है। कैसे? मोबाइल चला रही है दिन दिन भर बिहार का युवा। दूसरा समय को कैसे लूट रही है? तो झूठों का एनसीईआरटी बुक को दिन भर रीडिंग मारते रहती है, उससे हमारा बिहार का कल्याण होगा? अरे पागल पगला चुके हो तुम लोग। आईएएस का तैयारी कर लेने से हमारे बिहार का कल्याण नहीं होगा, समझो बात को। तुम जो बीपीएससी, आईएएस और जने एसएससी, बैंकिंग ये सब में भिड़े हुए हो ना, इससे तुम्हारे घर का कल्याण होगा, तुम्हारे बिहार का कल्याण थोड़े ना होगा। अगर तुम बन जाओगे तो तुम्हारा तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे घर में लग जाएगा एकदम 2.5-3 लाख रुपया का जनरेटर, 40-50 लाख का फॉर्च्यूनर, एकदम चकाचक 2-4-5 रूम का एक बड़ा बड़ा कमरा, 2-4-5 बॉडीगार्ड, तुम्हारा लाइफ चमक जाएगा बाबू। तुम बिहार, और तुम कुर्सी पर बैठोगे तो फिर बिहार को लालू यादव तो लूटा नेता बन के, और तुम आईएएस बन के लूटोगे, और क्या करोगे? है ना? यही काम हम लोगों का बच गया है कि हम लोग, जनता लोग इनडायरेक्ट रूप से बिहार को लूट रहे हैं। बिजनेस कर ये नहीं रहा है बिहार का युवा, सब जाता है दिल्ली पढ़ने के लिए, कोई चला जाता है लंदन पढ़ने के लिए, कोई चला जाता है आपका ये बम्बई पढ़ने के लिए, कोई इधर उधर, कोई भोपाल पढ़ने के लिए। और वहाँ मोटा मोटा 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया गला के आता है, अब पाता है 10,000 रुपया, 20,000 रुपया का एगो नौकरी। तो लगता है कि यहाँ के जो बिहार के आज के डेट में जो गार्जियन है, आज 2024 है, यहाँ के गार्जियन के दिमाग में कीड़ा काट लिया है कि वो लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा को कैसे 10-20 हज़ार, 50 हज़ार का नौकरी मिल जाए, कैसे आईएएस बन जाए, कैसे बैंक पीओ बन जाए, है ना? कि हमारा बच्चा का घर परिवार सब एकदम सुख सम्मत। वो कभी सोचते हैं कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार चंद्रगुप्त मौर्य वाला बिहार कब बनेगा, मगध वाला बिहार कब बनेगा? ये सब कोई नहीं सोच रहा है। सब एकदम अपने बारे में सोचता है। सब का सब जो बिहारी हो गया है ना, वो सेल्फिश हो गया है। बुक इसलिए बैठे हुए हैं कि नौकरी लग जाएगा तो हमारा परिवार को अच्छा भोजन पानी इतना मिलेगा, रेस्टोरेंट में खाएंगे, घर बना लेंगे, 2-4-5 गाड़ी खरीद लेंगे। इसलिए पढ़ो, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ने से दिमाग खुलता है, लेकिन खुला हुआ दिमाग को एक सही जगह लगाओगे तो आज हमारे बिहार को तुम बहुत आगे लेके चले जाओगे।
ठीक है? समझ में आ रहा है हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? अब तुम बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं। अरे बाबू भाषण नहीं, तुम्हारा दिमाग खोल रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। 2 प्रयास 3 प्रयास से ज़्यादा तुम लेना ही मत कॉम्पिटिशन की तैयारी में। एकदम हाथ जोड़ करके बिहार को आगे बढ़ाने में लग जाओ। दिन भर काम करो, किसके लिए? बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। कोशिश करो कि हमारा जो बिहार है वो मगध के तरह टॉप साम्राज्य बन जाए, जो मगध हुआ करता था प्राचीन भारतीय इतिहास में। आज आधुनिक भारत में भी बिहार का नाम टॉप पे रहे। तुम लोग जैसे युवा ही ना हमारे बिहार को आगे ले जाओगे, नहीं तो लेके जाएगा कौन? ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छा था उस वक्त भी हमारे ये मगध वाले क्षेत्र में। एक चीज याद रखना कि पैसे, जो साम्राज्य का स्थान था ना बिहार का, वो सबसे टॉप पे था। और मगध साम्राज्य के पास पैसा की कोई भी कमी नहीं थी, और वह पैसे के दम पर एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का प्रयास तो किया, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा सफल रहा ना कि जिस भी साम्राज्य की प्रशासनिक जितना भी मतलब साम्राज्य था, और भी जो अलग अलग साम्राज्य था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अगर अच्छी थी तो हमारे मगध साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक है? और एक चीज माइंड में तुम फिट कर लेना कि जो भी जो भी महाजन पद की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी, वो महाजन पद बिल्कुल आगे था, उनका रैंकिंग अच्छा था। क्योंकि बाबू प्रशासनिक व्यवस्था वह एक बेस होती है, वह एक डोर होती है, जिसके दम पर पूरा का पूरा साम्राज्य अच्छा हो जाता है। अगर आपके शहर का प्रशासन बिगड़ जाए ना, तो बाबू आप क्या बिजनेस करोगे? आपको लूट लेगा गुंडा आकर के, मतलब आपका पैसा छीन लेगा, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रशासन अगर डिसिप्लिन में है तो आप शांति शांति किसी भी धंधा को ले जा सकते हो आगे, कोई भी काम को कर सकते हो बड़ा बढ़िया से, पढ़ाई कर सकते हो ईमानदारी से, नौकरी ले सकते हो, है ना? 2 पैसे कमाओगे तो व्यापार में इन्वेस्ट करोगे। तो प्रशासन यदि खत्म हो जाए तो लोग आपको पढ़ने देगा? बुक जला देगा घर में घुस करके, है ना? और आपका घर को लूट लेगा। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो गार्जियन होते थे उस वक्त, बड़े बड़े राजा जो हमारे मगध साम्राज्य में राज करते थे, चाहे वो मौर्य वंश के थे, चाहे वो किसी भी वंश के थे, बहुत सारा वंश आए ना, हर्यक वंश आए, नंद वंश आए, शिशुनाग वंश आए, किसी भी वंश के राजा होते थे, वह जो हमारे गार्जियन पिता तुल्य होते थे हमारे मगध साम्राज्य के, वो सभी एकदम बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का काम करते थे। और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है, और अच्छी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी आर्थिक व्यवस्था को जन्म देती है। अच्छी आर्थिक व्यवस्था एक शांत समाज को जन्म देती है, एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करती है, एक उन्नत व्यवस्था बनाने का काम करती है। समझ में आ रहा है? तो प्रशासनिक व्यवस्था जो बिहार का होता था वो शानदार होता था। अच्छा नहीं बाबू, बहुत ही अच्छा। अन्य महाजनपद का प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा था, तो हमारे जो मगध था उसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, अलग लेवल का था। ठीक है? और साम्राज्य के ग्रोथ में ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। सबसे बड़ा रोल प्रशासनिक व्यवस्था का ही होता है। ठीक है? और मगध को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण उसकी भौगोलिक दृष्टि केंद्र भी रही है। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप बोल रहे हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है सर? कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबू ज्योग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल एरिया। अब आप बोलोगे सर ये ज्योग्राफी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप सब समझाते हैं। अरे वेट करो ना, इतना मतलब क्या मतलब हड़बड़ी लग गया है भाई, वेट करो सब कुछ अंदर जाएगा। भौगोलिक का मतलब क्या बताइए? ज्योग्राफिकल एरिया। क्योंकि मगध साम्राज्य को अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मगध साम्राज्य कुछ 3 नदियों से घिरा हुआ था। कितना नदी से बाबू? 3 नदी से। और यही वह 3 नदी है जो आपस में मिल करके एक संगम वाला क्षेत्र को बनाता है। 3 नदी। अब आप बोलोगे सर 3 नदी आप बोल दिए, हमको नामे पता रहेगा तब ना हम कल्पना करेंगे कौन 3 नदी थी, है ना? यही सब आपके मन में उठ रहा होगा। तो 3 नदी थी। सबसे पहला नाम गंगा, दूसरा गंडक, तीसरा सोन। मगध जो वाला क्षेत्र था वो गंगा से घिरा हुआ था, गंडक भी चारों तरफ था, और सोन नदी भी, सोनपुर का मेला जो लगता है उधर, सोन नदी भी मगध वाले क्षेत्र को घेरी हुई थी। गंगा, गंडक और सोन, ये तीनों नदी से हमारा पूरा मगध मगध साम्राज्य घिरा हुआ था। ठीक है? ये मुख्य 3 नदी है, और भी अन्य छोटे मोटे नदियां थी। ठीक है?
और यही तीन नदी का जो संगम था वो पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र था। जो पाटलिपुत्र किसको कहते हैं बाबू? पटना को कहते हैं। आज का पटना तब का पाटलिपुत्र, आज का पटना तब का पाटलिपुत्र होता था। और ये जो पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र है बाबू, ये तीन नदी से घिरा हुआ होता था। गंगा नदी से, गंडक नदी से और सोन नदी से। एकदम कह लो कि ट्राइंगुलर शेप में कुछ इस तरह का होता था। और उसके बीच में हमारा पाटलिपुत्र जगह था। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी भी बताई गई है और बनाया भी गया था उस वक्त। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था उस वक्त जब हमारा अलग अलग वंश ये हमारे पावन धरती मगध पे आ रहे थे। ठीक है, अलग अलग वंश उभर के आ रहे थे। और इससे पहले जो भी राजधानी बनाई गई है, जो भी अन्य राजधानी है, मगध का सबसे पहले जो राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र से पहले, वह राजधानी का नाम राजगृह था। अब आप बोलोगे सर राजगृह? हाँ बाबू, मगध साम्राज्य का जो सबसे पहली राजधानी बनाई गई थी वो राजगृह थी। और बाद में वह राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र बना दिया गया। ठीक है। अब आप बोलोगे राजगिरी कैसा क्षेत्र था? तो राजगिरी वाला क्षेत्र नदी से तो घिरा हुआ नहीं था बाबू, लेकिन वह पूर्ण रूप से पहाड़ से घिरा हुआ था। और कह लो कि ना वो जंगल वंगल उधर बहुत था। राजगीर अभी भी जाओगे ना तो खाली जंगल ही दिखेगा। तो जंगल वंगल बहुत था, पहाड़ वगैरह खूब था, पहाड़ से घिरा हुआ था। और जो न्यू राजधानी बन के आई जैसे पाटलिपुत्र, तो वह तीन नदियां से घिरा हुआ था। हमारा आरंभिक राजधानी मगध का क्या था? राजगृह था। राजगृह किस चीज से घिरा हुआ था? पहाड़ से घिरा हुआ था। अच्छा, बाद में जो राजधानी बन के आई पाटलिपुत्र, वह किस चीज से घिरा हुआ था? वह नदी से घिरा हुआ था। कौन कौन सा नदी से? तीन नदी से, गंगा, गंडक, सोन। यह तीन महत्वपूर्ण नदी थी जिससे हमारा पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र कंप्लीट रूप से घिरा हुआ था। आ रहा है समझ में? और मगध साम्राज्य की बहुत आगे बढ़ मतलब मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ जाने का यह ठोस कारण था, सबसे ठोस कारण था कि शुरू शुरू में जो राजधानी मगध की बनाई गई थी वह राजगिरी थी और वह पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसी कारण से मगध के जो दुश्मन थे ना, वो राजा पे आसानी से आक्रमण नहीं कर पाते थे। आई कैन रिपीट, जो हमारा राजगीर वाला राजधानी है, राजगीर वाला क्षेत्र जाओगे तो वहां पर चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। चारों तीनों तरफ पहाड़, चारों तरफ पहाड़ से। और राजा का किला पहाड़ के बीच में होता था। और जो अन्य महाजनपद के दुश्मन आते थे राजा को मारने पीटने के लिए, तो भाई उनको उस क्षेत्र का आइडिया होता ही नहीं था। क्योंकि राजा पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ उनका रक्षा करता था। किसका? हमारे मगध वाले राजा का रक्षा करता था। और राजा जंगल में छिप जाते थे, चारों तरफ से पहाड़ था। तो जो आक्रमणकारी हमारे बिहार आते थे वो बहुत चकमा खाते थे और जो हमारे राजा को देख नहीं पाते थे। और हमारे राजा जो है ना, जो भी आक्रमणकारी आते थे वो दुश्मन का राजा सही ठिकाना लगा देते थे और राजा उनको अलग अलग चकमा दे करके फंसा के मार देते थे उसी राजगीर के जंगल में। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस वक्त का चारों तरफ से पहाड़ था और पहाड़ राजा को हमेशा बचा लेता था गुंडा लोगों से। जो अलग अलग क्षेत्र के राजा लोग आक्रमण करने आते थे ना, सैनिक लोग, तो बार बार वो पहाड़ वाला क्षेत्र उनको बचा लेता था। यही वह कारण है कि राजगीर जो शुरू में राजधानी रहा है वह राजा को एक अलग लेवल का मजबूती देने का प्रदान किया है, राजा को स्थिरता जीवन में देने का प्रदान किया है। और यदि हमारा राजा स्थिर होगी तभी ना हमारे साम्राज्य के लिए बहुत सारा काम करेगी, जिससे कि हमारा साम्राज्य, जो हमारा मगध महाजनपद वाला क्षेत्र है, वह आगे बढ़ेगा। तो हर बार राजा को दुश्मन से वह क्षेत्र बचा लेती थी आसानी से, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ था राजगृह वाला क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? तो आक्रमण नहीं कर पाते थे और राजा क्या होता था बाबू? बच जाते थे। बार बार राजा जंगल में छिप जाते थे और चारों तरफ से पहाड़ था। और बाबू पहाड़ को नांग के जाना, फिर राजा का किला को ढूंढना जंगल के बीच में, ये सब बहुत टफ काम है ना? और राजा दुश्मन को अच्छे से ठिकाना भी लगा देता था जंगल में। और बार बार दुश्मन से राजा बच जाते थे, क्योंकि राजा के चारों तरफ क्या था बाबू? पहाड़ था, पहाड़ से चारों तरफ घिरा हुआ था।
एकदम चारों तरफ पहाड़ घेरा हुआ था राजा के किले को। बट जब राजा चाहता था दुश्मन को इजीली आक्रमण करना, तो आक्रमण करके दुश्मन को पराजित भी कर देता था। इस प्रकार से राजा जब अपने दुश्मन को हरा देता था, तो दुश्मन का सारा धन राजा अपने पास लूट के ले आता था। पता चलता था मगध को इधर उधर शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे लोग ही आएंगे और उसका ही गर्दन चीप के उसको मार देंगे और उसका सारा धन लूट लेंगे। यही राजा का मेन रणनीति बन चुका था हमारे मगध वाले क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि जो बाहरी आते थे वो चकमा खा जाते थे। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बीच में जंगल, राजा कहाँ बिला गए और राजा के सैनिक लोग उसको पीछे से आक्रमण कर करके मार देते थे और फिर उसका भी धन लूट लूट के हमारे मगध में ही रख लेते थे। और इस प्रकार से मगध का सीमा क्षेत्र भी क्या होते चला गया, बड़ा होते चला गया। इसकी राजधानी राजगृह जो थी, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित बहुत बाद में होती है। ठीक है, और वह भी राजधानी नदी से घिरा हुआ था। तो आप बोलोगे सर नदी से घिरा हुआ था तो इससे क्या फायदा? तो बाबू नदी से घिरा हुआ था तो घोड़वा जो था सैनिकवा का, वो घोड़वा नदी में थोड़ी ना घुस जाएगा, बेवकूफ लड़का सब। अब तुमको क्या लगता है उस वक्त एकदम जहाज का तांडव लगा हुआ था क्या? ऐसा नहीं है बाबू। जहाज था, नौ था, बहुत कम था। मतलब सब सैनिक को लाद करके जब तक नौ लाएगा ना, तब तक तीर से घपाघप मार के एकदम खत्म कर देगा सब हमारे दुश्मन के सैनिक को। समझ में आ रहा है ना? पहला राजधानी राजगिरी, पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र, राजा बहुत ज्यादा सेफ। दूसरा राजधानी ये पाटलिपुत्र, चारों तरफ से नदी। अब कौन कौन नदी? गंगा, सोन, गंडक, ये सब नदी से हमारा पटना वाला क्षेत्र घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है, पटना का ही प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में जो राजा बैठते थे वो भी सेफ हो जाते थे। अरे बाबू ट्रेन थोड़े चलता था जो ट्रेन से आ जाएगा, बुर्बक लड़का सब, ट्रेन से थोड़ी आएगा। ब्रिज थोड़े था, ट्रेन तो अभी रेलवे ये अंग्रेज लाया है हाल फिलहाल में, है ना। ट्रेन उड़ेन ब्रिज त्रिज कुछ नहीं था। और जहाज वहाज नाव जो था वो भी बहुत लिमिटेड था, बहुत ज्यादा नाव था भी नहीं। ठीक है। तो इस कारण से हमारा राजा जो बच, अब तुम बोलोगे सर जहाज कैसे नहीं होता था? तो नाव होता था बाबू, लेकिन व्यापारी जो बिजनेस व्यापार करते थे ना, वो लोग पैसा वाले होते थे, उन लोगों के पास नाव होता था। किस लिए होता था? तो अपना सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए। नाव पे माल लाद लिए, कुरकुरे लादे और जाके उत्तर प्रदेश में बेच लिए, कुरकुरे लादे उधर जाके बेच लिए, कोई दूसरे एरिया में बंगाल में जाके बेच लिए, कुरकुरे लादे इधर जाके बेच लिए, लकड़ी लादे। मतलब नाव, नाव बिजनेस करने के लिए होता था, लड़ने वड़ने के लिए उतना नहीं होता था। मतलब ये मत समझ लो कि पूरा सैनिक को एकदम बैठा के नाव में इस पार लाता था। फिर सैनिक, सैनिक अगर गलती से भी, सैनिक लोग दूसरे महाजनपद का गलती से भी ये मगध वाले क्षेत्र में घुस जाते थे ना, तो सैनिक को नदी टप के भागना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अपने इलाका का कुत्ता भी शेर होता है, ये चीज याद रखना। तो मगध वाले राजा का इलाका में अगर कोई घुस जाते थे और नदी टपने का जब सोचता था तो उसको नदी में घुस के उसको मार दिया जाता था। मजाक थोड़ी है, हैं? तुम समझ लो कि तुम किसी के घर में घुस जाओगे और उसको मार रहे हो, तुमको छोड़ देगा भाई? तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा मतलब हालत पंचर हो जाएगा उस एरिया से भागने के लिए। ये सब बहुत बड़ा बात होता है कि नदी टप के आना और उसके बाद मगध वाले राजा पे आक्रमण करके जीतना और लूट पटोर के भाग जाना, ये मजाक नहीं है। यही सब कारण रहा है जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है ना मगध का या फिर राजगीर का, ये सब कुछ इस तरह से बना हुआ था, जिसके कारण से हमारे जो मगध के राजा थे या फिर ये राजगीर वाला जो राजगृह वाला जो क्षेत्र है वहाँ के जो राजा होते थे, खासकर बिहार वाले क्षेत्र में, वो सब बहुत सेफ होते थे। उनको पहाड़ बचा लेता था, उनको नदी बचा लेता था, और दुश्मन आते थे और यहीं फंस के अटक जाते थे, और दुश्मन अपना गर्दन यहीं कटवाते थे और दुश्मन को लूट भी लिया जाता था यहाँ के राजा के द्वारा। और समझ लो कि इस प्रकार से हमारा मगध साम्राज्य ज्योग्राफिकल एरिया का कारण भी बहुत आगे बढ़ते चला गया। ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। आ रहा है आपको समझ में? ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारा हमारे पास नदी पहाड़ ये सब नहीं होता तो शायद हमारे मगध के राजा इतना आगे नहीं होते, और कोई भी दूसरे महाजनपद के राजा आते और हमारे मगध के राजा का मुंडी मचोड़ के घसीट के ले जाते अपने महाजनपद के क्षेत्र, और फिर इसका सारा धन लूट लेते। तो ज्योग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा मैटर करता है कि हमारे मगध वाले क्षेत्र के जितने भी अलग अलग वंश के राजा आए हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे गुप्त वंश के राजा हो या मौर्य वंश के राजा हो, चाहे आपका जो भी वंश के राजा हैं, वो सबका एक बहुत बड़ा नाम है। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी तरह से?
राजा किसी भी वंश से बिलोंग कर रहे हो, है ना, वो काफी आगे इसलिए गए हैं क्योंकि उनके पास नदी था और उनके पास पहाड़ था, जिसके वजह से दुश्मन उनको डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता था और वो सेफ रहते थे। ठीक है, और दुश्मन ही गलती से घुसता था तो दुश्मन का भागना मुश्किल हो जाता था इस क्षेत्र से। 1 मिनट रुकिए, आ रहा है समझ में? किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। देखिए, 1 मिनट रुकिए, आ रहा है ना अच्छा समझ में? कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए थोड़ा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आ देखिए, बोलते बोलते थोड़ा सा जो है ना मुंह दर्द करने लगता है। 49 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। और आक्रमण करना इस क्षेत्र पर आसान नहीं था। क्या नहीं था? आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ था इसके वजह से भी, नदी था इसके वजह से भी आक्रमण करना क्या हो गया था, बहुत टफ हो गया था। और जब पाटलिपुत्र के जो भी शासक थे, है ना, वो बहुत ज्यादा अपने दुश्मन पे हमला बोल बोल देते थे। क्या कर देते थे? जो भी दुश्मन आता था वो चूहा की तरह रोटी के लालच में फंस जाता था। समझ आ रहा है ना? और पाटलिपुत्र के जो भी शासक थे वो बहुत संयम रखते थे, उनमें धैर्य बहुत था और वो एक जगह डट के बैठे रहते थे और बस दुश्मन का इंतजार करते रहते थे। और दुश्मन जैसे ही आता था उस पर हमला बोल देते थे। तो एक ठोस रणनीति बनाते थे राजा। क्या बनाते थे? एक ठोस रणनीति बनाते थे। और कई बार देखा गया है कि वो बहुत सफल भी होते थे, हारते नहीं थे। मगध साम्राज्य में जितने भी राजा थे ना, वो बहुत कम ऐसा राजा देखा गया है कि जो हार जाते थे अपने दुश्मन से। इतना मजबूत रणनीति बना बना के आक्रमण करते थे कि भाई हारना, वो लोग हारते ही नहीं थे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थानांतरित किया गया राजगृह से, वो क्या राजा का गलत डिसीजन था कि सही डिसीजन था? आप लोग खुद बताइए, कमेंट में बताइए। बाबू बिल्कुल सही डिसीजन था। पहाड़ में घुसना, और ये तो थोड़ा चलो, घोड़ा उड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है तो लेके भाग जाएगा, लूट लाट के भाग जाएगा। लेकिन नदी के बीच में रहेगा तो बाबू बहुत मुश्किल हो जाता है, भागना बहुत मुश्किल हो जाता है दुश्मन को लूट लाट के। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्योग्राफिकल एरिया के कारण भी हमारे मगध के राजा क्या रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं अन्य महाजनपद के तुलना में। और पाटलिपुत्र के शासक के पास बहुत ज्यादा संयम भी रहता है, दुश्मन पे हमला करते हैं एकदम ठोस रणनीति बना बनाकर, और हमेशा वो दुश्मन को हरा ही देते हैं। हमारा इतिहास गवाह है, आप जाके अच्छे से पढ़ लो। आ रहा है समझ में? और इसी कारण से इतिहासकार का कहना है कि मगध अपने जो मगध मगध में बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड क्या है पता है? अब आप बोलोगे, हम आपको बता रहे हैं कि मगध को सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट क्या मिला है। उसका भौगोलिक दृष्टिकोण देख लो, उसका ज्योग्राफिकल एरिया देख लो, तो मगध के पास ये सबसे गॉड गिफ्टेड चीज है जो मगध को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, मगध एकदम मजबूत साम्राज्य बन के उभरता है अन्य महाजनपद की तुलना में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि मगध के पास पहाड़ है, मगध के पास नदी है, और मगध साम्राज्य ऑलमोस्ट चारों नदी, जितना भी चारों नदी था, मतलब जो भी अन्य नदी थी ना, वो मगध साम्राज्य के चारों तरफ नदी ही नदी थी। तो राजा को व्यापार करना भी बहुत आसान हो गया। अब आप बोलोगे ई क्या पगलपनी वाला बात बोल दी है सर, व्यापार करना कैसे आसान हो जाएगा, है ना? तो भाई चारों तरफ क्या था, नदी ही नदी था, तो व्यापार करना आसान हो गया। बोलो सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो आप चूतिया वाला बात बोल रहे हैं। व्यापार करना नदी से क्या फर्क पड़ेगा सर? अरे सुनो सुनो मूर्ख लोग, सुनो, दिमाग खोलते हैं तुम्हारा, बुर्बक लड़का सब। आज के तरह क्या लग रहा है कि सिरसा सुड़ी वाला ग्रैंड ट्रैंक रोड था क्या? हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास, एनएच नहीं था बाबू, जो खगड़िया से सामान ला दे पटना में जाके गिरा दिए 3 घंटा के अंदर। ये सब नहीं था। अभी सामान ला दे रात में, सुबह में कलकत्ता में माल गिरा दिए, ऐसा नहीं था रे। चारों तरफ जंगल था, घोड़ा को भी ले जाने के लिए लोग रास्ता भुतला जाते थे, गूगल मैप नहीं था, बहुत दिक्कत होता था। तुमको क्या लगता है घोड़ा के शरीर पे कुरकुरे लाद के अच्छा आराम से दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा बिहार से? उस वक्त बहुत मुश्किल था। जो नदी था ना, नदी नदी एकमात्र सहारा था लोगों को एक जगह से दूसरे जगह सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए।
क्योंकि नदी में नाव अगर चला दोगे तो फिर आराम से धीरे-धीरे ही सही, लेकिन उसको ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है ना, जंगल नहीं आ रहा है, पहाड़ नहीं आ रहा है बीच-बीच में, किसी तरह का नदी भी क्या है बाबू, एक रास्ता ही की तरह ही है ना, रास्ता ही हो गया है और वो रास्ता भगवान के द्वारा बनाया गया रास्ता है। नदी के बहाव में बह-बह कर आपका जहाज सही डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा, सही जगह पहुँच जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि हम रास्ते-रास्ते जाएँ, बिज़नेस व्यापार को आगे बढ़ाएँ तो मुश्किल था, क्योंकि रोड था ही नहीं। जब रोड नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं, तो बिज़नेस व्यापार कहाँ से अच्छा होगा मगध के साम्राज्य के समय। तो यहाँ नदी था, तो नदी सबसे बड़ा मैटर करता है कि बिज़नेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा खूब धन कमाते थे लोग, नदी में अपना जहाज पे माल ला देते थे और दूसरे महाजनपद में जाके बेच देते थे। तो मगध वाले के पास नदी था, नदी में अपना नाव पे सामान लादे और एकदम धीरे-धीरे ही सही, एकदम कछुआ के चाल में ही सही पहुँचते थे, 2-3 दिन लगा के वो बनारस पहुँचे, बनारस में अपना माल बेच दिए। फिर गंगा नदी के द्वारा वो हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार में अपना माल बेच दिए। फिर पटना से नाव खुला, कलकत्ता पहुँचे, गंगा नदी के माध्यम से वो अपना माल बेच दिए। तो इस प्रकार से नदी से वो खूब व्यापार इधर-उधर जा के करने लगे, ठीक है? और मगध साम्राज्य के पास एक विशाल जंगल भी था। ये चीज़ आपको पता है ना? क्योंकि हमारा बिहार में जंगल ही जंगल था, है ना? जंगल ही जंगल हुआ करता था। तो राजा को लकड़ी की कमी ही नहीं थी। अब आप बोलोगे सर ये लकड़ी क्या राजा पैदा करता था? अरे पागल लड़का! खेती करने के लिए जंगल कट रहा था, तो जंगल कटेगा तो आम का गाछ, अमरूद का गाछ, शीशम का गाछ, सखुआ का गाछ, सागवान का गाछ कटेगा ना रे! तो जब गाछ कटेगा तो लकड़िए ना निकलेगा। तो लकड़ी को क्या राजा अपने घर में घुसा लेगा? पागल सब। तो क्या करेगा लकड़ी से? तो लकड़ी से लकड़ी का सामान बनाएगा राजा और सामान बना-बना कर अलग-अलग महाजनपद में जाके बेचेगा। दूसरा चीज़ कि लकड़ी का मोटा-मोटा जो लॉग होता है, लॉग मतलब बड़ा-बड़ा लकड़ी का टुकड़ा, उसको भी दूसरा महाजनपद में डिमांड होता था। क्यों होता था? क्योंकि लकड़ी से खिड़की बनता है, लकड़ी से केवाड़ी बनता है, लकड़ी से पलंग बनता है, लकड़ी से पीढ़ा बनता है, लकड़ी से सब कुछ बन जाता है, जो तुम चाहोगे वो बैठने-उठने वाला सब कुछ बनेगा। तो हमारा जो महाजनपद था, खासकर ये मगध वाला, इसके पास कुछ है या ना है, इतना ना जंगल को ये काटा ना दबा करके। ये खगड़िया में आप जो जो घर में घुस के बैठे हुए हो ना, ये भी जंगले था एक वक़्त, ये चीज़ याद रखना। ई जंगल को भी सफाई किया तो खेत बनाया और इसमें हुमच के खेती किया, तो खेती के बाद आज अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, तो आज इसमें आप घर बना लिए। आप लोग आप लोग ज़मीन खरीदते हो तो कोई खेते-वेत ना लेते होगे, वहीं पर ना पिलर गाड़ के घर बनाते हो। तो पहले जंगल बना, जंगल से लोग खेत बनाए, खेत से खेती भी किए और जब खूब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो उ खेत में लोग अपना घर बना-बना के भी क्या करने लगे बाबू, रहने लगते हैं। तो मगध साम्राज्य भी कुछ ऐसा ही था, इतना ना जंगल को काट के खेत बनाया ना कि खेती लकड़ी का यहाँ कमी नहीं हुआ और लकड़ी को खूब इधर-उधर जा के क्या करने लगा बाबू, बेचने लगा। मतलब मगध वाले जहाँ नाव पे लकड़ी को ला देते थे, लकड़ी से बनाया हुआ सामान को ला देते थे और दूसरे-दूसरे साम्राज्य में जा के खूब व्यापारी कमाते थे और जब मोटा-मोटा पैसा कमा के लाते थे दूसरे महाजनपद से, तो हमारे राजा को खूब टैक्स देते थे। इन्हीं लकड़ियों के माध्यम से राजा अलग-अलग गुड्स को बनाता था, खूब बढ़िया-बढ़िया गुड्स को। जैसे कि रथ हो गया, उस वक़्त राजा लोग रथ पे बैठते थे। तो रथ को बनाना एकदम ज़रूरी था राजा-वाजा के लिए। तो पता चलता था कि अवंती महाजनपद के जो राजकुमार हैं, वो बोले कि लकड़ी मँगाओ, रथ-उथ बनाएँगे, अलग-अलग मंत्री के लिए रथ बनाएँगे। आज बिहार सरकार सबको स्कॉर्पियो बोलेरो दे देती है घूमने के लिए, सफारी दे देती है अधिकारी को। उस वक़्त राजा लोग अपने-अपने अधिकारी को रथ ही देते थे इधर-उधर घूमने के लिए। वो रथ चलाने के लिए एक रथ वाला होता था, जो घोड़ा पे बैठ के रथ चलाता था। उसमें एक बॉडीगार्ड भी बैठता था। रथ में राजा को बैठा करके इधर-उधर ले जाया जाता था। लकड़ी से नाव बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? नाव। आप बोलोगे सर नाव किस लिए बनाया जाता था? तो बाबू नाव नदी में तैरता था और नाव पे सामान लदता था और वो बिज़नेस व्यापार में आज जैसे टाटा मोटर्स गाड़ी बना रही है ना, बड़ा-बड़ा ट्रक बना रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना? 20 चक्का, 18 चक्का, बड़ा-बड़ा जो ट्रक एनएच पे दौड़ता है ना, जिसमें माल लदा हुआ रहता है, किसी में फ्रिज लदा हुआ रहता है, किसी में कलर टीवी लदा हुआ रहता है। तो उस वक़्त रोड था नहीं जो बड़ा-बड़ा टाटा कंपनी गाड़ी बनाती है, टाटा कंपनी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो लोग करते क्या थे, लकड़ी से नाव बनाते थे और बड़ा-बड़ा नाव को बनाते थे, पानी में तैराते थे और उसी पर से सामान को लदा-लदा कर एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य, एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद के नदी से माध्यम से तीसरे महाजनपद और नाव ही सबसे
ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा अहम रोल निभाता था। नाव, जहाज, पानी वाला जहाज, क्योंकि रोड था नहीं बाबू, खेत था, जंगल था, रोड था नहीं। रोडवा रहेगा तब ना आपका घोड़ों दौड़ के पहुंचा देगा इधर से उधर, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, चारों तरफ मगध में नदी ही था, तो इनका नाव भी खूब बिकने लगा। ये रथ बना बना के बेचने लगे दूसरे महाजनपद को। और आप बोलोगे सर तो ये इसको क्या कहते हैं, अ, एगो जो लड़की को विदा किया जाता है, हम तो नाम भूल गए हैं, उसको क्या कहते हैं, बाप रे भूल रहे हैं, रुको। उसको कहते हैं, अरे जिसमें दुल्हन को बैठा के, नहीं पालकी, याद आया, पालकी कहते हैं ना, कमेंट करना सही बोल रहे हैं कि नहीं। वो पालकी भी बनाया जाता था, पालकी में जिसमें दुल्हन को, खगड़िया में एक दुल्हन है, उसको शादी करके बेगूसराय ले जाया जाता था। तो उस वक्त स्कॉर्पियो नहीं था, उस वक्त टाटा मोटर्स का हुंडई, मर्सिडीज, ये कह लो कि भाई फॉर्चूनर, ये सब नहीं था। उस वक्त पालकी था, पालकी, शुद्ध देहाती लकड़ी वाला दो चार पांच लोग कंधा पे, आगे भाई लोग लाद लेता था, पीछे भी भाई रहता था लड़की का, गांव वाले रहते थे। और उस पालकी में दुल्हन बैठ जाती थी, और दुल्हन को एक जगह से दूसरे जगह बिहा करके, शादी करके ले जाया जाता था। तो वो भी बनता था लकड़िए का, तो खूब लकड़ी का यूज होने लगा। और राजा लोग जंगल को काट के जब खेत बनाए तो खूब लकड़ी हो गया, तो लकड़ी से खूब सारा प्रोडक्ट बनाए, तो प्रोडक्ट बना तो उससे खूब पैसा कमाए राजा। और वो अपना पैसा से सैनिक को ही नहीं मजबूत किए, बल्कि पूरा का पूरा साम्राज्य को एक अलग मजबूत व्यवस्था देने का काम किए, साम्राज्य को एक बहुत अलग लेवल का मजबूती देने का काम किए, जिसके वजह से साम्राज्य में रोजगार मिला। लकड़ी से पलंग बनाने के लिए अलग अलग मजदूर आए, तो मजदूर को रोजगार मिल गया। अच्छा, वो बना हुआ पलंग को बेचा गया इधर से उधर, तो उसमें कुछ लोग निकल के आए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, तो उनको भी काम मिल गया। अच्छा, पलंग को बेचने के लिए बड़े बड़े व्यापारी उभर के आ गए, उनको भी काम मिल गया, है ना। अच्छा, पलंग जब बना तो दुकान खोल लिए कोई, तो दुकान वाले भी बन गए, तो उनको भी रोजगार मिला। तो हमारे बिहार में, हमारे मगध वाले क्षेत्र में उस वक्त रोजगार की कोई कमी नहीं थी। लकड़ी से खूब अलग अलग तरह का सामान बनाया जा रहा था, और ये सिर्फ पटना के पावन धरती पे बनाया जाता था, और सप्लाई पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में किया जाता था। इतना पैसा हमारे चंद्रगुप्त मौर्य सब कमाए हैं ना, कि इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ लो। उतना पैसा कोई महाजनपद का राजा नहीं कमाया है, और पैसा ही सबसे मजबूत जड़ रहता है उस साम्राज्य को डेवलप होने के लिए। ये चीज याद रखो, पैसा नहीं रहेगा तो आप मजबूत रहोगे ही नहीं, ये नियम है। आपका कौन सैनिक फ्री में काम करेगा आपके यहाँ, ये पहले बताओ। कौन सैनिक को बेरोजगार है, फालतू है, जो आपके यहाँ फालतू में काम करेगा? आप पैसा दोगे तब ना आपके यहाँ आपको रक्षा करेगा। आज नरेंद्र मोदी हमारा इंडियन आर्मी को पैसा देना बंद कर दे, देखते हैं कौन बॉर्डर पर जाके अपना जान दे देता है, थोड़ा हम भी देखते हैं। कुछ भाई को छोड़ करके जो देश से बहुत प्यार करते हैं, बाद बाकी सब काम छोड़ देंगे। एगो अग्निवीर में तो 4 साल नौकरी कर दिया, उसके लिए तो हल्ला और गदाल हो गया कि भाई 4 साल अब नौकरी मिलेगा अग्निवीर। हम लोग काहे ला दौड़े, जब पैसे नहीं तो काहे ला हम देश का रक्षा करें। तो पैसे 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 तो सबसे बड़ा चीज है। तो समझो कि उस वक्त जो हमारा मगध महाजनपद के राजा होते थे, वो पैसा खूब कमाते थे व्यापार कर करके, और हमारे सैनिक के पॉकेट में पैसा ठूस ठूस के भर देते थे। अब पैसा के खुशी के कारण सैनिक अपना खुशी से राजा का रक्षा करता था, और राजा के लिए अलग अलग महाजनपद में जाकर के खूब लड़ाइयाँ करता था, और जीत के भी मिला देता था। ये चीज़ याद रखना। उस वक्त मगध इतना बड़ा था कि छोटे नागपुर वाला जो क्षेत्र है ना, अभी जो हमारा छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, वो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र भी मगध साम्राज्य के अंदर ही आ जाता था। बाप रे बाप, छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है ये पहले बताओ? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मगध साम्राज्य इतना बड़ा था कि छोटा नागपुर वाला भी क्षेत्र कहाँ पड़ता था? मगध साम्राज्य के अंदर आ जाता था। और छोटे नागपुर में एक पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? लोहा। क्योंकि वहां पे जमीन को जब खोदा गया तो वहां से खूब सारा लोहा निकला। मतलब नागपुर वाला जो क्षेत्र है, एट प्रेजेंट में ये महाराष्ट्र वाला रीजन में पड़ता है, उस वक्त ये मगध में पड़ता था नागपुर। और उसमें बहुत ज़्यादा लोहा होता था, लोहा पाया जाता था। और इस लोहे की खोज मगध को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया, क्योंकि अलग अलग महाजन पद जो है वो कहता था ये नागपुर हमको लोहा देगा, हम नागपुर को पैसा देंगे। तो नागपुर को जब पैसा मिलता था तो हमारे मगध महाजनपद के राजा ही ना अमीर बनेंगे भाई। कौन अमीर बन जाएंगे? दूसरा कोई नहीं, मगध वाले ही अमीर बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा देता था नागपुर को, लोहा खरीदता था नागपुर से, अब पैसा देता था नागपुर को, तो अमीर कौन बनता था? हमारे मगध महाजनपद अमीर बनते थे।
मगध अमीर बनता था। और जब मगध अमीर बनेगा तो वो अपने अंदर और सैनिक को रखेगा और अपना रक्षा को बढ़ाएगा और मजबूत हो जाएगा और सीमा अलग अलग जीतने का प्रयास करेगा, है ना। तो नागपुर एक बहुत बड़ा रोल निभा दिया, छोटा नागपुर, इस महान नगद मगध महाजनपद को आगे बढ़ाने में। और क्योंकि लोहा से उस वक्त अलग अलग लेवल का टूल्स बनाया जाता था, तो लोहा का दवा के डिमांड होने लगा। नहीं समझे, खूब डिमांड होने लगा। आप खुद सोचो, आज हमारे ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा देश है जो बहुत डेवलप है अभी? दुबई, हाँ याद आया। ये दुबई इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि उसके पास पेट्रोल है। उसको बेच बेच के ना वो इतना अमीर बन गया, और उसी से वो टूरिज्म पेस मतलब टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी जनरेट किया। और आज दुबई में बड़े बड़े 5-7 स्टार होटल बन गए हैं, है ना। बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बड़े इमारत बन चुके हैं, लोग उसको देखने के लिए जाते हैं दुबई। अब वो बुर्ज खलीफा बनाने के लिए औकात कहाँ से लाया? वो अपना पेट्रोल डीजल को बेच के ही ना औकात लाया। तो ठीक उसी प्रकार से नागपुर में लोहा पाया जाता था, तो उसको बेच करके जो हमारे मगध के राजा हैं, वो हमारे मगध को डेवलपमेंट पे ले जा रहे थे। हमारे मगध में उस वक्त सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको नालंदा महाविश्वविद्यालय कहते हैं। और उस महाविश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हमारे भारत तो छोड़ दो, भारत के अलग अलग महाजनपद को तो छोड़ दो बाबू, पूरे वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने के लिए उस नालंदा महाविश्वविद्यालय वाले क्षेत्र में आते थे। तो समझो कि हमारे राजा को कितना ज़्यादा पैसा था। एक तो इसके पास जंगल था, उसे लकड़ी को बेच के खूब कमा लेता था। नागपुर रीजन में लोहा का उसको खान ही मिल गया, लोहा का खान। तो लोहा को बेच-बेच के ये खूब पैसा कमा लेता था राजा लोग, है ना? तो मगध को ऊंचाई में ले जाने का सबसे बड़ा बड़ा कारण क्या है? नागपुर, छोटा नागपुर में पाया गया लोहा का खान। समझ में आ रहा है? ये बहुत ऊंचाई पे मगध को ले गया। और लोहे के मदद से कृषि के क्षेत्र में आगे बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि लोहा से कोदारी, लोहा से छेनी, लोहा से खुरपी, लोहा से अलग अलग टूल्स जो खेती करने में मदद करता है, वो सब लोहा से ही बनता है। तो जब जब खेती अच्छा होने लगा, तो खेती से भी खूब रुपया हमारे मगध के राजा को आने लगा, क्योंकि लोहा तो इसका अपना था, तो सस्ता यहाँ लोहा मिलता था। तो सभी किसान भाई एक गोने पॉकेट में 5-5 गो छेनी घुसा लेते थे, खुरपी घुसा लेते थे खेत को कोड़ने के लिए। हल में जो नोखी वाला होता है खेत को कोड़ने के लिए, वो सब यहाँ के जो अलग अलग किसान भाई, यहाँ सस्ता लोहा मिलता था, क्योंकि लोहा तो अपने घर नागपुर में ही होता था, और नागपुर हमारे मगध महाजनपद वाले क्षेत्र में ही पड़ता था। तो इस प्रकार से यहाँ कोई कमी था ही नहीं संसाधन की। और हमारे किसान भाई लोग सस्ता में निपट के खूब खेती करते थे, और खेती कर कर के इतना खेती कर लेते थे कि जो अधिशेष अनाज बचता था, उसको अलग अलग महाजनपद वाले क्षेत्र में जाके बेच देते थे। तो लोहा, नदी, पहाड़, जंगल, हर कुछ हमारे मगध वाले क्षेत्र को आगे बढ़ाने में काम किया है। ठीक है। कृषि के भी क्षेत्र में बहुत आगे हमारा बढ़ गया था। मगध वाले क्षेत्र के अंदर कृषि भी बहुत आगे बढ़ा, और लोहे से लाखों की संख्या में औजार बनाया गया। औजार समझते हो? तलवार, भाला, यही सब सब सैनिक को दिया जाता था। तो इतना ज़्यादा फैक्ट्री खुल गया ना हमारे ये मगध वाले क्षेत्र में। राजा क्या बोला पता है मगध का? अरे सुनो भाई, हम कच्चा माल काहे बेचें इधर उधर, क्यों दूसरे महाजनपद को हम कच्चा माल क्यों लोहा दें? ए नहीं देंगे लोहा, चलिए निकलिए। तो बोलता था राजा साहब आप लोहा का क्या करोगे? तो बोला हम लोहा का अचार बनाएंगे, तुमको कोई मतलब? चलो निकलो, हम तुमको नहीं बेचेंगे लोहा, कुछ हो जाए। तो बोला ठीक है, ठीक, अपना लोहा अपने घर में सड़ा लीजिए। बोला सड़ाएंगे, अभी तुम लीला देखते जाओ, नहीं लोहा से क्या करेंगे। उन लोहा को गला गला के क्या करता था पता है हमारे मगध वाला राजा? उन लोहा से तलवार बनाता था, उन लोहा से भाला बनाता था, उन लोहा से अलग अलग वीपेंस बनाता था। ये वीपेंस का डिमांड हमारे पूरे भारत का अलग अलग महाजनपद को छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई ही हो रही थी जगह जीतने के लिए। और पूरा वर्ल्ड में आर्म्स सप्लायर बन गया था हमारा मगध वाला क्षेत्र। आर्म्स सप्लायर्स, एकदम आर्म्स बनाता था, तलवार, भाला, छेनी, चाकू सब लोहा से ही बनता है। लोहा सस्ता होता था, और सबका फैक्ट्री बिहारे में खुल गया था, मगध वाले क्षेत्र में। इतना पैसा कमाया ना मगध भैया, इतना पैसा बिजनेस कर कर के कमाया कि दूसरा महाजनपद के राजा कमर पे हाथ धर के सिर्फ मुँहे ताकते रहता था कि ई एलिफेंट, हम उसके सामने एंट। एंट और एलिफेंट का रिश्ता हो गया था दूसरे महाजनपद के तुलना में, नहीं समझे? अभी आपको हिम्मत है जाके मुकेश अंबानी से टकरा लीजिए, तो भुंजा बना देगा आपको, क्योंकि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना। पैसा में बहुत दम है ना। आप
क्या ही आपको बोले, पैसा बहुत बड़ा चीज़ होता है बाबू। और पैसा पैसा के दम पर लोग क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं खरीद सकता है। हैं? 5 लाख फेंकेंगे, 5 लाख में कोई किसी का मर्डर कर देगा। समझो कि पैसा में कितना ताकत है। तो समझो कि हमारे जो मगध महाजनपद के राजा होते थे, उन लोगों के पास पैसा बहुत होता था। पैसा आता कहाँ से था, तो तुमको हम सब रीजन तो बताइए दिए हैं कि नागपुर में निकला था लोहा। आई नागपुर हमारे बिहार रीजन, ये मगध वाले रीजन में ही पड़ता था महाजनपद के अंदर। तो लोहा को बेच बेच के लाखों का कमाई करने लगा। दूसरा, 1 मिनट रुके, तो फोन आया है। चलिए, आ गया समझ में यहाँ तक अच्छे से। किसी भी प्रकार का फ्रेंड डाउट होता है तो पूछिए, क्योंकि अब हम आपको ले जा रहे हैं धीरे धीरे प्राचीन इतिहास बढ़ते हुए आधुनिक इतिहास की तरफ। तो एक तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास है, और आप हमारे बच्चे लोग हैं, आपका कमजोर रहेगा इतिहास। तो बताइए कि क्या मतलब, इतना दिन का पढ़ाई मेरा असफल ही हो गया ना। आप मेरे पढ़ाने के बाद आप जाके कोई बुक पढ़िए ना, कोई मास्टर से पढ़िए ना, सबका लेक्चर आपको समझ में आएगा। बेसे बनाने के लिए तो हम पहुंचे हैं, और किस लिए आए हैं। ठीक है। तो लोहा के मदद से कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया। साथ ही साथ लोहे से लाखों की कमाई करने लगा। कैसे? क्योंकि औजार बना बना के पूरे वर्ल्ड में बेचने लगा हमारा ये मगध वाला क्षेत्र। और औजार के दम पर बचे हुए 15 महाजनपद को भी धूल चटाया, क्योंकि इतना औजार हमारे मगध वाले सेना के पास हो गया था ना, मगध साम्राज्य महाजनपद के सेना के पास, कि औजार इतना हो गया था कि चरचर को तलवार लेके कगो सैनिक दौड़ जाता था। घोड़ा के पैर में तलवार लगल, हाथी के सूंड में तलवार लगल, इसको महाशिला कंटक कहते हैं। इस तरह का औजार लोहा से बनाया जाने लगा। और औजार के दम पर खूब सारा ये धन लूटा, खूब कमाई करने लगा। और अलग अलग सैनिक को औजार के दम पर भी दबाने लगा। और एक पर एक नया नया औजार का इन्वेंशन करने लगा हमारे मगध वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ लोहा की कमी नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा है। और सिर्फ औजार ही नहीं रुकता है, नहला पे दहला तो तब होगा जब तुमको एक चीज और हम सरप्राइज बताएंगे। बता दें, नहला पे दहला तब आ गया जब मगध के पास जंगल से हजारों संख्या में हाथी निकल के आया। आप बोलोगे बाप रे बाप, इस सोने की चिड़िया, भारत छोड़ो, ये हमारा मगध वाला क्षेत्र था। हजारों के संख्या में हाथी निकल के आता है यहाँ से। और ये हजारों की संख्या में हाथी जो निकलता है ना, उसको युद्ध में या हाथी को खूब महत्वपूर्ण रोल दिया जाता है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो हाथी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि हाथी के सामने इंसान आधो नहीं होता हाइट में, ठीक ना। हाथी इतना लंबा लंबा होता है। तो ये हाथी को देख करके सेना तो ऐसे डर जाएंगे, दूसरे जो दुश्मन सेना है वो तो ऐसे ही डर जाएंगे। उसको लगेगा एक लात अगर हाथी उनके शरीर पे धर दिया तो शरीर का मतलब चटनी बन जाएगा। समझ रहे हो ना। हाथी अगर चलती युद्ध में अगर हाथी पगलाने लगा, तो फिर अगला जो दुश्मन है हम लोगों का, उसका स्थिति क्या होगा। हाथी को इतना ताकत होता है कि चरचर को, घोड़ा को हवा में फेंक देगा उठा करके। समझ रहे हो ना। ये सब हाथी कहाँ से निकला? हमारे मगध वाले जंगल से, जो राजगीर का जंगल था, और भी बहुत सारा जंगल था बिहार वाले क्षेत्र के अंदर। जो भी मगध महाजनपद के अंदर जो भी जंगलें थी, उसे हजारों की संख्या में हाथी को निकाला गया। और हाथी को निकालने के बाद युद्ध में हाथी को शामिल कराया गया। हाथी के पैर में तलवार बांधा गया, हाथी के सूर में तलवार बांधा गया। और हाथी खूब आक्रमण करती थी, भीड़ में घुस के। पता चलता था 50-50 को सैनिक को एकल्ला एकागो हाथी मार देता था घुस के। हाथी को उस लेवल का ट्रेनिंग भी दिया जाता था। ठीक है। तो हाथी खूब रोल मदद करने लगा, खूब रोल प्ले करने लगा युद्ध को जिताने में। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे आगे थोड़े हैं बाबू, बहुत बड़ा बड़ा चीज है ये बिहार में छिपल। सिर्फ ये मत सोचो कि चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद और ये सब जो थे इतना आगे थे, ऐसे नहीं थे। उनके पीछे रीजन है, और रीजन यही सब है। ठीक है। और अब हम देखेंगे मगध के अंदर जितने भी अलग अलग वंश आए उसकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। हर्यक वंश वगैरह का चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज का चर्चा हम सोच रहे हैं, ये वीडियो मेरा बाबू 1 घंटा 13 मिनट का हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि अब तो मेरा मुंह भी दर्द करने लगा। हम एक नया वीडियो लाएंगे, और नया वीडियो के माध्यम से आपको हम सब कुछ खोल खोल के बताएंगे। जो जो वंश आया सबका रोल बताएंगे। ठीक है। और आपको ये मगध वाला जो वीडियो मेरा अभी मगध साम्राज्य पे जो वीडियो बनाया आपके लिए, कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और
वीडियो को एकदम स्पीड करके सुनिए, क्योंकि हमारा पढ़ाया हुआ बात आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा। बहुत सारा चीज़ को हम बहुत बार रिपीट करते हैं। वीडियो को एकदम 1.75 पे ही देखिए और 1 नहीं, 2 नहीं, 2-3 बार सुन लीजिए और जा करके आँख मूंद करके मेंस के कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए। नंबर काट देगा आपका, तो हम वहाँ पर हाज़िर रहेंगे, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक वीडियो पे लाइक कर दीजिए और अपने जो भी तैयारी आपका बीपीएससी, यूपीएससी का आपका जो मित्र करता है, उसको हमारा ये सीरीज़ को शेयर करिए। और एक चीज़ याद रखिए कि सीसी को ऑन कर लीजिए, सीसी, है ना? सीसी ऑन कर लीजिएगा भाई, तो लिखाएगा भी मेरा बोला हुआ भाषा और आप नोट्स भी बनाओगे, ठीक है? जो पढ़ाते हैं उसको लिखिए भी, पढ़िए-पढ़िए नहीं, खाली पढ़ा-पढ़ा मत बनिए, पढ़ा-लिखा बनिए। समझ रहे हो ना बाबू? पढ़ा-लिखा बनो, पढ़-पढ़ के कुछ नहीं होता, फिर भूल जाओगे। लेकिन आशा करते हैं कि जैसा पढ़ा रहे हैं कि भूल नहीं पाओगे, कुछ-कुछ तो याद ज़रूर रहेगा। अगर आप हमारे वीडियो को ही 2 बार 3 बार सुन लोगे, तो आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस मेंस मेंस के पेपर में भी जाके कर दोगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।